पीएम केयर फंड और सरकार के दूसरे तमाम फंड इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि सरकार की तरफ से इन फंड्स की जानकारी संसद में प्रदान करने से मना कर दिया गया है। तो पूरा विवाद क्या है, आज इस वीडियो में हम इसी विवाद को समझेंगे और इसके साथ साथ पीएम केयर फंड के बारे में भी बात करेंगे, एनडीआरएफ के बारे में बात करेंगे और भी तमाम सरकार के जो फंड हैं उन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। और सबसे पहले अगर आप देखें कि ये खबर चर्चा में आई क्यों है, तो ये खबर चर्चा में दरअसल इस वजह से आई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस यानी कि पीएमओ की तरफ से लोकसभा सचिवालय जो है उनको एक सूचना जारी की गई है, उनको अधिसूचित किया गया है कि 3 फंड हैं। कौन कौन से 3 फंड हैं? एक पीएम केयर फंड हो गया, एक प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया और एक राष्ट्रीय रक्षा कोष हो गया यानी कि एनडीएफ हो गया, नेशनल डिफेंस फंड हो गया। तो पहले अगर मैंने एनडीआरएफ बोल दिया होगा तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये एनडीएफ फंड है। तो नेशनल डिफेंस फंड हो गया। तो नेशनल डिफेंस फंड जो है, इन तीनों फंड्स को लेकर के सरकार की तरफ से अनाउंस किया गया है। पीएमओ की तरफ से जो सूचना दी गई है, वो सूचना ये दी गई है कि इन तीनों फंड्स के बारे में जो जानकारी है या इन तीनों फंड से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं, ये कोई भी विषय जो है वो लोकसभा में स्वीकार्य नहीं है। तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा विषय है, काफी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इस पर डिबेट की जानी जरूरी है। तो हम इसको आज थोड़ा सा इसकी जो इंटिग्रिटीज है, इसकी जो डिटेल्स हैं उनको समझने वाले हैं। पीएमओ ने लोकसभा सचिवालय को बताया है कि इन तीनों कोषों से जुड़े प्रश्न जो हैं वो लोकसभा के कार्य संचालन नियम के तहत अनुमान्य नहीं है, यानी कि लोकसभा में इन तीनों फंड्स को लेकर के डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि ये तीनों फंड है क्या और तीनों फंड कैसे काम करते हैं, इनकी खास बात क्या है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। सूचना ये है कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका कोई साथी है, कोई दोस्त है जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। नाम से ही स्पष्ट है, ये पूरा कोर्स आपका ऑनलाइन कोर्स होगा। तो आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं। और ये पूरा कोर्स आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स है। जीएस फाउंडेशन कोर्स यानी कि इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितने भी टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स को और सभी विषयों को, सभी जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको यहाँ पर कवर किया जाएगा। इसमें आपका 1250 प्लस घंटों की कक्षाएं आपको मिलेंगी। 14 महीने का आपका कोर्स का टाइम पीरियड होगा और 2 साल तक के लिए आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस मिलने वाला है, यानी कि 2 साल तक के लिए आपको करंट अफेयर की तैयारी जो है उसको रोकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके अलावा कोर्स का प्राइस बहुत मिनिमम है, मात्र 24,999 रुपए में पूरा कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें भी अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं, इसमें भी अगर आपको लगता है कि प्राइस और कम होना चाहिए, तो आप जो है इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। AKSHAY कैपिटल लेटर्स में कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, तो आप और बेहतर ढंग से पूरे कोर्स को और कम प्राइस पर और भारी डिस्काउंट पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इससे भी कम प्राइस पर पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। अलग अलग मीडियम में कोर्स मौजूद है, जैसे हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में और इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कोई सूचना चाहिए, तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए 8750187501 और इसके साथ साथ दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ताकि वहां से आप कोर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकें। चलिए अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे और बात करते हैं सबसे पहले पीएम केयर्स फंड के बारे में। पीएम केयर्स फंड आपको याद होगा सबसे रिसेंटली गठित किया गया फंड है। इसको भारत सरकार की तरफ से पीएम केयर फंड की स्थापना जो है वो 27 मार्च 2020 को भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान की गई थी। तो भारत सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी के दौरान इस पूरे फंड को स्थापित किया गया था। इसका प्राथमिक उद्देश्य है कि किसी भी आपातकालीन या संकट की स्थिति में, जैसे भारत में कोविड-19 महामारी आई थी, तो ऐसी किसी भी इमरजेंसी की सिचुएशन में जो प्रभावित लोग हैं उनको राहत प्रदान की जा सके, उनको राहत प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से फंड बनाया गया था। ये फंड आपका एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये आपका सामान्य लोगों के कल्याण के लिए जो काम हो सकते हैं, जैसे आपका एजुकेशन के लिए या सोशल वर्क के लिए, इन तमाम कामों के लिए स्थापित किया जाता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 को किया गया था 27 मार्च 2020 को नई दिल्ली में। और फिलहाल अगर आप देखें 23 मार्च तक इसका जो डेटा है, कितना पैसा इसमें पड़ा हुआ है, तो टोटल इस जो फंड की जो टोटल वैल्यू है वो 6283.7 करोड़ रुपए के आसपास है। ये आपको याद रखना है पीएम केयर फंड के बारे में। अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष की अगर आप बात करें तो इसकी स्थापना, पीएम नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना जो है वो जनवरी 1948 में की गई थी
उस समय मुख्य तौर पर पाकिस्तान से जो लोग विस्थापित हुए थे, उन विस्थापित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर नेहरू की तरफ से इस पूरे फंड को स्थापित किया गया था। और फिलहाल इसका इस्तेमाल जो है, जो आपकी नेचुरल क्लैमिटीज आती हैं, जैसे आपका बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गया, भूकंप हो गया, इस तरीके की जो प्राकृतिक आपदा में जो लोग मारे जाते हैं, उनके परिवार वाले लोगों को राहत प्रदान करना, उनके परिवारजनों को सहायता प्रदान करना, और बड़े हादसों और दंगों से जो पीड़ित लोग होते हैं उनको सहायता प्रदान करने का काम जो है वो इस फंड के माध्यम से किया जाता है। एक और फंड है जिसका नाम है आपका राष्ट्रीय रक्षा कोष, यानी कि नेशनल डिफेंस फंड। नेशनल डिफेंस फंड जो है ये मुख्य तौर पर जो आपका सशस्त्र बल है, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, इसके अलावा जो आपके पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनके जो आश्रित लोग हैं उनको कल्याण प्रदान करने का, उनका कल्याण सुनिश्चित करने का काम जो है वो नेशनल डिफेंस फंड के माध्यम से होता है। नेशनल डिफेंस फंड में बेसिकली आपको एक कार्यकारी समिति देखने को मिलती है, एग्जीक्यूटिव कमेटी काम करती है, जिस एग्जीक्यूटिव कमेटी का स्ट्रक्चर हमको याद रखना है। एग्जीक्यूटिव कमेटी में प्रधानमंत्री जो है वो अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, याद रखिएगा, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री इसके मेंबर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर इसके मेंबर होती हैं, और गृह मंत्री जो है वो इसके मेंबर होते हैं। तो ये टोटल आपको 4 मेंबर इसमें मिलते हैं, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर। तो ये 4 मेंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो ये हमने तीनों फंड्स के बारे में देख लिया है। अब पीएम केयर फंड पर सरकार का अब तक का क्या रुख रहा है, सरकार अब तक क्या कहती रही, क्योंकि ये पहली बार ये पूरा विवाद चर्चा में नहीं आया है पीएम केयर फंड को लेकर के। इससे पहले भी पीएम केयर फंड का विवाद जो है वो आपको चर्चा में देखने को मिला। तो पहले सरकार ने क्या कहा था, जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक एफिडेविट दाखिल किया था। इस एफिडेविट में दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से बताया गया कि पीएम केयर फंड जो है वो एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास है, यानी कि पब्लिक ट्रस्ट है। ये संविधान, ये संसद या किसी राज्य सरकार के कानून द्वारा नहीं बनाया गया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमको याद रखना है कि ये एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसको सरकार ने किसी कानून या संविधान के तहत नहीं बनाया है। इसके अलावा एक तर्क यहाँ पर ये भी दिया जाता है, जो कई बार ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री जो है इस पूरे जो पीएम केयर फंड है उसकी अध्यक्षता करते हैं, और भी तमाम जो आपके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं उनको शामिल किया गया मेंबर के तौर पर। तो फिर इसको गवर्नमेंट का फंड क्यों ना माना जाए? तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने जो तर्क दिया था इस पूरे एफिडेविट में, उस तर्क में केंद्र सरकार ने कहा था कि ये ट्रस्ट ना तो सरकार के स्वामित्व में है, ना ही सरकार या सरकार की किसी इकाई के नियंत्रण में है। तो अब उसको लेकर के क्या कहा गया था कि सरकार, प्रधानमंत्री और तमाम कैबिनेट मिनिस्टर का रिप्रेजेंटेशन क्यों है, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने ये कहा था कि ये रिप्रेजेंटेशन केवल एक ऑर्डर बना करके रखने के लिए है, ताकि ऑर्डर बना रहे। बाकी इसमें प्रधानमंत्री का शामिल होना सरकार से इसको बिल्कुल भी नहीं जोड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमको याद रखना है। अब लोकसभा में प्रश्न स्वीकार क्यों नहीं है उसको लेकर के अगर आप बात करें, तो यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस है उसकी तरफ से तर्क दिया गया है। ये जो तीनों कोष की हमने यहाँ पर चर्चा की है, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड हो गया आपका, इसके अलावा प्रधानमंत्री राहत कोष हो गया, और आपका डिफेंस जो फंड है, इन तीनों कोषों की जो राशि है वो पूरी तरीके से स्वैच्छिक सार्वजनिक योगदान के माध्यम से सामने आती है, यानी कि पब्लिक इसमें कंट्रीब्यूट करती है। इसमें आप देखेंगे, इसमें भारत की संचित निधि यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है उससे कोई भी पैसा नहीं आता है। तो लोग अपना वॉलंटरी कंट्रीब्यूट करते हैं, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कोई पैसा नहीं आता है। तो अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम कोई पैसा नहीं ले रहे हैं तो फिर इसकी जानकारी भी संसद के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर पीएमओ की तरफ से बताया गया है। चलिए, ये हमने देख लिया है, पूरा टॉपिक हमने समझ लिया है। अब अंत में आपके लिए करंट अफेयर का सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सवाल में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय रक्षा कोष यानी नेशनल डिफेंस फंड की संरचना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए, राष्ट्रीय रक्षा कोष का उपयोग सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के सदस्यों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय रक्षा कोष का प्रशासन एक कार्यकारी समिति द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी, इस कार्यकारी समिति में प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं तथा रक्षा, वित्त और गृह मंत्री इसके सदस्य होते हैं। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय रक्षा कोष का गठन संसद द्वारा बनाए गए एक विधेयक के अंतर्गत किया गया है। इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर आपका नेशनल डिफेंस फंड को लेकर के जो सवाल है उसका सही जवाब क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी टॉपिक डिस्कस किए हैं वो टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।